जेएसडब्ल्यू कंपनी के मालिक सज्जन जिंदाल के खिलाफ महिला डॉक्टर ने दर्ज कराया रेप का केस। पिछले 1 वर्ष से पुलिस नहीं दर्ज कर रही थी केस। अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते 10 दिन से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े मामले की सुगबुगाहट चल रही थी। लोग जो है सोर्सेस, सूत्र और हवाले से खबरें लिख रहे थे और बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति के खिलाफ मुंबई के किसी पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज किया गया है। 13 दिसंबर को बीकेसी पुलिस स्टेशन में एक महिला डॉक्टर की शिकायत पर जेएसडब्ल्यू, जेएस स्टील, ये बड़ी कंपनियां हैं स्टील निर्माण की। जेएसडब्ल्यू एक दूसरी कंपनी है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है सज्जन जिंदाल। सज्जन जिंदाल के खिलाफ इसी पुलिस स्टेशन में इसी महिला डॉक्टर की शिकायत पर धारा 376, छेड़खानी 354 और धमकाना 504 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभी तक इसमें गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि पुलिस पिछले 1 वर्ष से इस महिला जो पीड़िता है डॉक्टर, उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं कर रही थी। हालांकि लिखित शिकायत उसने भी किसी पुलिस स्टेशन को दी थी फरवरी 2023 में। उसके बावजूद जो है पुलिस अभी तक इसका संज्ञान लेने तैयार नहीं थी और कार्रवाई करने तैयार नहीं थी। फिर पीड़िता को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश किया। आदेश करने के बाद बीकेसी पुलिस स्टेशन ने इन धाराओं के तहत जेएसडब्ल्यू और जेएस स्टील कंपनी के मालिक मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया। कुल मामला इस तरह से है कि जनवरी 2021 के आईपीएल मैच जो दुबई में हुए थे, शारजाह में हुए थे, उस दौरान सज्जन जिंदल की और इस महिला डॉक्टर की वीआईपी बॉक्स में पहली बार मुलाकात। जब सज्जन जिंदल को पता चला कि वो और उसका भाई रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग्स करते हैं, तो नंबर जो है भाई का उन्होंने सज्जन जिंदल ने लिया और अपना नंबर दिया। उसके बाद से ये महिला डॉक्टर जो है व्यापार का सिलसिला या प्रॉपर्टी खरीदने की बातचीत के तहत सज्जन जिंदल के संपर्क में आई। संपर्क में आने के बाद सज्जन जिंदल इस महिला के साथ जो है बिल्कुल फ्री होने लग गए। बेबी जैसे शब्दों के साथ उससे चैटिंग करने लगे और कहने लगे कि वो उससे रिलेशनशिप चाहते हैं। वो उसकी तरफ रोमांटिक होकर के बता रहे थे। महिला इसे टालती रही, इसकी तरफ दुर्लक्ष करती रही। वही मुलाकातों के दौरान सज्जन जिंदल महिला को गले लगाना, हक करना, किस करना जैसी हरकतें करने लग गए, जिससे ये महिला अपने आप को जो है अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, असहज महसूस कर रही थी। इतना ही नहीं, मुलाकातों के दौरान सज्जन जिंदल महिला के साथ शारीरिक संबंध चाह रहे थे, जिसके लिए महिला ने स्पष्ट रूप से नकार दिया। अपनी पत्नी के साथ उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे और वो इस महिला डॉक्टर के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन पत्नी का दर्जा वो भारत में नहीं दे सकते, विदेशों में जरूर दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने इस महिला को मनाने के लिए कहा। महिला ने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बावजूद जनवरी 2022 में सज्जन जिंदाल ने बीकेसी तहत कंपनी के ऑफिस पर इस महिला डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद पेंट हाउस की पहली मंजिल पर ले जाने के बाद वहां पर उन्होंने महिला के साथ जोर जबरदस्ती की और दुर्व्यवहार किया। उसके बावजूद महिला उनके साथ संपर्क बनाई हुई थी, लेकिन बाद में सज्जन जिंदल ने उनके फोन कॉल लेना बंद कर दिए, उनके मैसेजेस के रिप्लाई करना बंद कर दिए और अंत में उसे ब्लॉक कर दिया। जून 2022 में ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने से पहले महिला का कहना है कि उसे धमकी दी गई कि अगर वो पुलिस वगैरह में गई और उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की तो इसके बुरे परिणाम होंगे और ये बुरे परिणाम उसे भुगतने होंगे। अंत में महिला ने बीकेसी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी, लिखित अर्जी दी, लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही थी और कोर्ट जाने के बाद ये आदेश हुआ कि मामला दर्ज करो। तब जाकर के बीकेसी पुलिस स्टेशन ने धारा 376, 354 और 504 के तहत ये एफआईआर दर्ज की। अभी तक पुलिस ने सज्जन जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रसूख वाले आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के बिजनेसमैन है, राजनीतिक संपर्क भी बहुत ज्यादा है उनके। पहले उन्हें कांग्रेस का समर्थक माना जा रहा था, लेकिन एक वीडियो हम बता रहे हैं जिसमें वो मौजूदा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल तो ये पूरा मामला सामने आने के बाद एफआईआर
और तमाम चीजें सोशल मीडिया तथा मीडिया में आने के बाद अब JSW JS स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे तथा मनगढ़ंत है। इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन जांच में वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, पुलिस अधिकारियों को पूरा सहयोग करेंगे और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा इस पर वो कुछ बात फिलहाल कर नहीं सकते। बहरहाल 1 साल एक महिला को लड़ना पड़ा है और कोर्ट जाना पड़ा है, तब जाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले इस देश में उसकी FIR दर्ज हुई है। महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है, 33% आरक्षण की बात की जा रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है, सक्षमीकरण की बात की जा रही है, लेकिन महिला को जब इंसाफ की बात आती है, चाहे वो मणिपुर की महिलाएं हो, चाहे गुजरात की महिलाएं रही हो, बिल्किस बानो हो, चाहे सज्जन जिंदाल की शिकार बनी है महिला डॉक्टर हो, आपको एड़ियां रगड़नी पड़ती है, जूते चप्पल घिसने ही पड़ते हैं, तब भी दमखम बचा हो तो ही आप इंसाफ ले सकते हैं। वरना अगर आप महिला हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे से मात्र खुश हो जाओ, बाकी आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। यह बात केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रोजेक्ट्स में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के कारण कह रहा हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने हमारे महान देश की काया पलट कर दी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, तब भारत की जो GDP थी वो मात्र $2 ट्रिलियन की थी, जिसे प्राप्त करने में हमारे देश को 65-67 वर्ष लगे थे। आज केवल 10 साल से भी कम कार्यकाल संभालने के बाद भारत की GDP 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है।